वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान का अध्याय सेकंड अम्लक्षार लवण जो कि अंतिम चरण में है और आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम मैथ में चलेंगे। तो आज हमें इसमें क्या देखना है इस वीडियो में, तो इसमें आपको खासतौर से देखना है, एक तो आपका है ध्वनि वाला सोडा और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद थोड़ा जल के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्रिस्टलीय जल, और इसके बाद फिर कुछ इंपोर्टेंट हम आपको क्वेश्चन समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में आप देखने वाले क्या हैं। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है पहला धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा इंग्लिश में बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका माने होता है 10, डेका का अर्थ क्या होता है 10, और हाइड्रेट का अर्थ होता है जल। इसका अर्थ क्या होता है जल। तो सोडियम कार्बोनेट डेका यानी 10, हाइड्रेट माने जल। जल के 10 अणु होते हैं इसमें, क्रिस्टलीय जल के 10 अणु होते हैं, ध्यान रखना। तो बात आती है सबसे पहले यहां पर भाषा में हम क्या लिखेंगे। तो जब हम क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम क्षार के जलीय विलयन में या क्षार के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमारे लिए सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये नहीं बोलेंगे डेकाहाइड्रेट नहीं बोलेंगे क्योंकि जल नहीं है इसमें। सोडियम कार्बोनेट और प्लस जल, सोडियम कार्बोनेट और प्लस जल। इसके बाद फिर हम इसको ले लेते हैं और इसको करते हैं ठंडा, ठंडा करके वाष्पित करते हैं। Na2CO3 प्लस H2O प्लस 9H2O ठंडा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। जी आपका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी एक अणु तो था ही जल का, देखो इसमें, और 9 अणु और इसमें जोड़ देते हैं अपन और इसका प्रोडक्ट पूरा कर देते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये भी इसी के नीचे लिखना है। कब? जब हम ठंडा करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु आ जाते हैं और ये आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे आपको लिखना है। जब हम प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारे लिए कार्बोनेट प्लस जल प्राप्त होता है या कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर इसको हम ठंडा करते हैं, वाष्पीकृत करते जाते हैं। तो ठंडे करने के बाद इसमें 9 अणु जल के और आ जाते हैं। तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस 9H2O एरो Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हिंदी में जो भाषा हम बोलते हैं वो इनके नीचे लिख लिया करो पेंसिल से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप सही सही पढ़ सकें। इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। एक तरह से हम बोल सकते हैं साबुन, निरमा, ठीक है ना, साबुन, निरमा। तो सोडियम धोने वाला, नाम ही है देखो धोने वाला सोडा, वॉशिंग पाउडर। एक नंबर में कभी कभी सूत्र पूछ लेते हैं। धोने वाले सोडे का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 इंटू 10H2। नाम पूछ लेते हैं रासायनिक नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये आपका इसका रासायनिक नाम है। जी रासायनिक नाम है और जे है उसका अणुसूत्र। ध्यान रखना वरना नाम याद ना हो और लिख ना पाए। Na2CO3 इंटू 10H2O अणुसूत्र, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
ठीक है ना। तो क्लियर हुआ होगा प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं इसको। इसके बाद धावन सोडा के उपयोग। तो धावन सोडा का उपयोग धोने वाले देखो धोने के लिए, तो कपड़े धोने के लिए, कपड़ों की सफाई करने के लिए, साफ करने के लिए। नंबर 2, जल की कठोरता दूर। जल जो जैसे गांव के हैंडपंप का जल खारा होता है तो उसका खारापन दूर करते हैं, वहां पर निरमा का उपयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि साबुन काम नहीं करती वहां पे, है ना। तो कठोरता दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जल। आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है ना, आग जब बुझाते हैं तो उन यंत्रों में इसी का प्रयोग होता है, सफेदा बनाने में और अभिकर्मक के रूप में। ये तो एक कॉमन पॉइंट है, सब में लिख सकते हैं अपन। तो आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया है धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, रासायनिक नाम Na2CO3 × 10H2, अणुसूत्र, प्रकृति इसकी क्षारीय होती है, ठीक है ना। बनता कैसे है, प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसके जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करते हैं तो हमारे लिए सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, जल का क्रिस्टलीकरण। तो ऐसी स्थिति में 9 अणु जल की ओर आ जाते हैं इसमें, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस 9H2O एरो Na2CO3 × 10H2 प्राप्त हो जाता है। उपयोग इसका कहाँ कहाँ है, तो उपयोग इसका है खासतौर से कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, सफेदा बनाने में और अभिकर्मक तो कॉमन पॉइंट है इसका। क्लियर, इसको नोट कीजिए। अब हम बताते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला टॉपिक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, इन सारे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले भी जितने बता दिए सारे के हर पॉइंट्स के अलग अलग क्वेश्चन हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छी तरीके से करना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता CaSO4 × 12H2O, ठीक है ना, CaSO4 × 12H2O। इसे बोलते क्या है, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी की जगह पे अर्ध हाइड्रेट भी बोल सकते हैं, अर्ध माने आधा, हाइड्रेट माने जल। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो इसको आपको बार बार बोलना है दोस्तों के साथ जब भी आपके लिए टाइम मिले। 5वां नंबर है जी, 5 को अच्छे से करना है। 3 कल बताए थे, 2 आज बताए हैं। तो इनको बार बार लिखना है नोटबुक पर ताकि आपको कंप्लीट हो सके। एक साथ लिखना है पूरे 5 के रासायनिक नाम, अणुसूत्र और कैसे बनते हैं रासायनिक समीकरण और उपयोग। इतना तो है, 3-4 टॉपिक्स हैं इसमें, बिंदु हैं। अब बात आती है प्रयोगशाला में कैसे। तो प्रयोगशाला में ध्यान रखना, जिप्सम को, किसको, जिप्सम को हम, और जिप्सम का सूत्र होता है आपका G, CaSO4 × 2H2O। जल के 2 अणु होते हैं इसमें जिप्सम में। जिप्सम को अगर हमने 273 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जल का अणु निकल जाता है, ठीक है ना, जल के अणु निकल जाता है और आपके लिए बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ CaSO4 × 12H2O। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको समझना है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे POP भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट नाम है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, P बोले तो प्लास्टर, O बोले तो ऑफ और P बोले तो पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो घरों में सजावट के लिए किनारों से पट्टी लगाई जाती है वही कहलाती है POP, डिजाइन आती है जो, है ना, POP। तो बात करते हैं, ये एक चूर्ण होता है, ये क्या होता है, एक पतला सफेद पाउडर होता है। इसे जब जल के साथ हम मिलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ हम जब मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए
जिप्सम प्राप्त होता है। ये बहुत जल्दी जम जाता है, कठोर हो जाता है, ठोस। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है अभिक्रिया करता है और कठोर बन जाता है ना। तो याद रखना है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डेका नहीं, डेका तो 10 होता, यहां पे बोलेंगे अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम है CaSO4 × 12H2O। जो जिप्सम है, जिप्सम को हम POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद अभिक्रिया तो उल्टा बोलेंगे अपन। जिप्सम को अगर 273 डिग्री केल्विन पर हम गर्म करते हैं तो इसमें से जल का अणु निकल जाता है और हमारे लिए POP प्राप्त होता है, CaSO4 × 12H2O। यदि इसे जल में मिला दें तो हमारा जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का भी सूत्र याद करना, पेपर में पूछा जाता है जिप्सम का अणु सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 2H2O। ठीक है ना। इसके बाद इसका आता है उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है। सजावट डिजाइन जो बनती है POP, खिलौने बनते हैं POP से ही बनते हैं। इसका उपयोग खासतौर से खिलौने बनाने। ये पूरी लैंग्वेज लिखना, इतने छोटी नहीं लिखना, वरना जैसे हमने लिख दिया वैसे आप लोग लिख दो। POP का उपयोग खिलौने बनाने तथा सजावट के सामान बनाने में किया जाता है, ऐसा पूरा। POP का उपयोग या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखा होगा आपने, एक सफेद पदार्थ जैसे हाथ वगैरह है तो उस पर पहले पट्टी बांधते हैं, उसको ऊपर लेपन कर देते हैं और उसको वैसे ही बैठा देते हैं। 10, 15, 20 मिनट में वो कठोर हो जाता है, जिससे फिर हमारा अपना हाथ हिलता नहीं है, हड्डी हमारी स्थिर हो जाती है। इसके बाद सतह को चिकना करने में, सतह को क्या करने में? चिकना करने में। चिकना करने में इसका उपयोग किया जाता है। कहीं दरदरा है तो उस पर हम POP कर देंगे, जिससे वो चिकना हो जाता है और सुंदर दिखाई देने लगता है। तो क्लियर होगा आपको। POP छोटे छोटे टॉपिक हैं, अणुसूत्र आपको याद करना है, रासायनिक नाम याद करना है। POP का प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें जिप्सम भी है। जिप्सम एक जो हड्डी, जब हमारा प्लास्टर बनता है तो जो ठोस हो जाता है उसे जिप्सम कहते हैं, और जो पाउडर के रूप में आता है वो कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें जल का आधा अणु होता है और जिप्सम में 2 अणु होते हैं जल के। तो इस तरह से अपन को छोटे छोटे क्वेश्चन इसके लर्न करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर 2-3 नंबर में आए तो ये फुल लिखना है आपको पूरा। लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण है इसको लिखना नहीं भूलना है, इसको नोट कीजिए। इसमें आपको क्रिस्टलिन जल के बारे में बताना है। क्रिस्टलिन जल क्या कहलाता है, खासतौर से इसमें बताना है। छोटा सा टॉपिक है। तो कोई अगर लवण है, जैसे क्या है लवण, जैसे NaCl होता है लवण, ऐसे काफी लवण आपने पढ़े होंगे। तो लवण के एक इकाई, एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलिन जल कहते हैं। यानी कि लवण में एक सूत्र इकाई, ये याद रखना, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलिन जल कहते हैं। जैसे कि ये तो डेफिनेशन है इसकी, क्रिस्टलिन जल की अगर आ जाए तो CuSO4 × 5H2। तो इसमें जल के देखो 5 अणु हैं, क्रिस्टलिन जल के कितने हैं? 5। यहां पर Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें यहां पर जल के 10 अणु हैं। CaSO4 × 2H2O। तो यहां पर जल के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, है ना। तो इस तरह इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम इसमें अब बताते हैं। इसके अलावा एक वीडियो और इसका डलेगा, जिसमें केवल क्वेश्चन और आंसर ही रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, खास वो, है ना। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी उसमें समझाए जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। थोड़े से 2-4 क्वेश्चन इसमें भी बता रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो है उसको आपको देखना है।
उसमें लिखा हुआ है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में, तो चींटी जो होती है, चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में क्या होता? फॉर्मिक अम्ल। पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है, आप लोग नोट करना, फॉर्मिक अम्ल। किसमें? चींटी की बात कर रहे हैं। और चींटी के साथ साथ आपको बता दें, मधुमक्खी, ठीक है ना, मधुमक्खियों के साथ साथ बिच्छू, मधुमक्खी, चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू, इन सभी के जो डंक होते हैं उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना, कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, जो जलन उत्पन्न करता है। ठीक है ना, कैसा करता है? जलन उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना, उनने पूछा था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, या मधुमक्खी या बिच्छू के डंक में, तो हम कहेंगे फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक। इसके बाद, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, भाषा लिखते जाना पूरी फुल। दूसरा है, अंडे के छिलकों में अम्ल डालने पर क्या होता है। अंडे के जो छिलके होते हैं, आपने देखा होगा, अंडे की छिलके, इस पर अगर हम अम्ल डाल दें, एक बात आप ध्यान रखना कि अंडे का जो छिलका होता है उसमें कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम होता है उसमें, खासतौर से क्या होता है? कैल्शियम। याद रखना, अंडों के छिलकों में क्या होता? कैल्शियम, जो हमारे दांतों में पाया जाता, हड्डी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो इस छिलके में पाया जाता है, अंडे के छिलके में। लेकिन उन्होंने कहा अम्ल डालने पर क्या होता? छिलकों पर अम्ल डालने पर क्या होता? रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन, ध्यान रखना। याद रखना, अंडे के छिलकों पर अगर अम्ल हम डाल दें तो क्या होता है? उसके रंग जो होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, एक लवण का नाम बताओ। एक लवण का नाम जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता। अभी ये वाली आपने पढ़ी है क्रिस्टलन जल की। आपको पूछना है कि एक ऐसे लवण का नाम बताओ जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्रिस्टलन जल। तो इसका नाम आपका है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, याद रखना। क्या है? इसमें जल की मात्रा नहीं पाई जाती, लवण भी है और लवण के साथ साथ जल भी है, तो जल नहीं है इसमें। और लवण तो ये भी है NaCl, नमक सोडियम क्लोराइड, इसमें भी जल नहीं है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे लवण का नाम बताइए जिसमें जल के क्रिस्टलन अणु नहीं होते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड। आंसर क्या दोगे आप? पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद अब पाचन क्रिया के दौरान उदर का पीएच मान। चौथा क्वेश्चन बताया, पाचन क्रिया के बाद उदर का पीएच मान। उदर यानी पेट, इसका पीएच मान बताना है। तो इसका पीएच मान होता है 6.8। याद रखना, कितना पीएच मान होता है इसका? 6.8। पाचन क्रिया के बाद, पचने के बाद जो खाना पचता है उसके बाद पीएच मान क्या होता है उधर का? 6.8। इसके बाद अगर पाचन क्रिया से पहले पूछें तो 6.4 के लगभग होता है। ध्यान रखना, पाचन क्रिया से पहले। पाचन क्रिया के बाद 4 पॉइंट इसमें बढ़ जाती है। इसके बाद सोने को घोलने में कौन सा विलयन उपयोगी है?
5वां क्वेश्चन, जो सोना होता गोल्ड, इसको विलयन बनाने में घोलने के लिए कौन सी अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें मात्रा जो होती है वो होती है अम्ल का मिश्रण। इसमें मात्रा होती है 1:3। जी ध्यान रखना, 1:3 का मिश्रण होता, जिसे एक तरह से अम्लराज भी कहते हैं। ठीक है ना। तो 2 इसमें अम्ल होते हैं मिक्स, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिक्स करते हैं और फिर उसमें सोना डालते हैं तो एक गलने लगता है, यानी विलयन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी देखो क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन हमने बताए हैं। इससे आगे बहुत ही एडवांस वीडियो आने वाला है, इसलिए मिस नहीं करना है। और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, इंटरेस्टिंग, जो दैनिक जीवन में भी महत्व होगा उनका, और आपको पेपर में, एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको चींटी का बताया, मधुमक्खी, बिच्छू, फॉर्मिक अम्ल, अंडे के छिलकों पर अम्ल डालें क्या होता है? रंग में परिवर्तन, कैल्शियम उसमें पाया जाता है अंडे के छिलकों में। एक लवण का नाम जिसमें कृष्ण जल नहीं होता, पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद पाचन क्रिया का बताया, पाचन क्रिया के बाद उदर का पीएच मान 6.8, पाचन क्रिया से पहले 6.4। यही मुंह का भी होता है, मुंह में जो लार होती है खाना खाने से पहले 6.4 और खाना खाने के बाद 6.8। जो लार होती है मुंह में, इसका पीएच मान भी इतना ही होता है। सोना जो है उसको विलयन के रूप में प्राप्त करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl। इनका जो घोल बनता है वो कहलाता है अम्लराज। लेकिन मात्रा क्या होनी चाहिए? NHO3 की 1 मात्रा और हाइड्रोक्लोरिक की 3 मात्रा, यानी कि 1:3 के अनुपात में मिलाना चाहिए। तो क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन बताए हैं, और उसके साथ साथ आपको 3 चीजें बताई, क्रिस्टल जल, ठीक है ना, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पहले बताया था सबसे पहले आपके लिए कि धोने वाला सोडा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैनिक जीवन में भी, है ना। कठोर जल में केवल धावन सोडा ही कार्य करता है, वहां पर साबुन कार्य नहीं करती है। इसीलिए गांव में अधिकतर देखा होगा कि धावन सोडा का ही उपयोग करते हैं वहां पर कपड़े साफ करने के लिए, है ना, क्योंकि वहां का जल कठोर होता है, उसकी कठोरता को दूर कर देता है वो। क्लियर। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक इसे आप लोग कंप्लीट कीजिए।